ये सब चीज आपको थ्योरी में करवा चुके हैं, तो थ्योरी देख लीजिएगा पहले। आप लोग क्या सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव रट लेंगे? ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन है, हमारा 80 नंबर का एग्जाम होगा, 80 में से 40 तो ऑब्जेक्टिव है, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव रट लेंगे 300-400 ऑब्जेक्टिव, तो हम पास कर जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं सोचना है। ऑब्जेक्टिव जो है रट लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव अगर कुछ थोड़ा सा घुमा के दे दिया तो आप फिर फंस जाइएगा। लेकिन अगर आप थ्योरी किए हुए रहिएगा तो वो ऑब्जेक्टिव आप आसानी से करके आ जाइएगा। 40 में 40 100% करके आइएगा। ठीक है, किसी को देखने का जरूरत भी नहीं है, चीटिंग वीटिंग का कोई जरूरत नहीं है, ना रटने का जरूरत है। लेकिन इसके लिए आपको थ्योरी सेशन अच्छे से समझ के करना पड़ेगा। ठीक है। नमस्कार बच्चों, तो आज हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, इस चैप्टर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, इससे पिछले सेशन में हम लोग देखे थे प्रकाश का परावर्तन, और उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव करने से पहले आप लोग को थ्योरी सेशन देखना जरूरी है। अगर थ्योरी सेशन नहीं देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको टफ लगेगा, थ्योरी सेशन देख लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला कहता है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको अपवर्तन कहते हैं। ये अपवर्तन का परिभाषा ही है। ये सीधा बोल रहा है क्या कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई और अपने पथ से विचलित हो गई। तो ये आपका बताए थे आपको कि ये एक सरफेस है, इधर से आई किरण और इधर चली आई, और ये क्या है? अभिलंब है। तो अभिलंब की ओर मुड़ गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम गई थी और अपने पथ से विचलित हो गई। ये डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। तो इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश का अपवर्तन, ख। अगला देखिए प्रश्न। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ती है या अभिलंब की दिशा में जाती है? तो ये देखिए, ये विरल माध्यम है, वायु है, और ये मान के चलिए जल है। तो जब वायु से जल में आती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है। ये देखिए, इधर से इधर आई है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की दिशा में। ठीक है, तो अभिलंब की ओर आंसर हो जाएगा इसका घ। दो का आंसर क्या हो जाएगा? घ। अगला प्रश्न देखिए। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जब प्रकाश की किरण, अगर मान के लिए इधर से प्रकाश की किरण आई, लंबवत पड़ी, तो ये इसी माध्यम में सीधा चले जाएगी, कहीं मुड़ेगी नहीं। अगर 90 डिग्री पे आती है तो कहीं मुड़ती नहीं है, सीधा चले जाती है। जब तिरछी आती है तब मुड़ती है, जब 90 डिग्री पे आती है, अभिलंब आती है, तो सीधा चले जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिना मुड़े सीधी निकलती है। तीन का आंसर क्या हो जाएगा? ख। ये सब चीज आपको थ्योरी में करवा चुके हैं, तो थ्योरी देख लीजिएगा पहले। आप लोग क्या सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव रट लेंगे? ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन है, हमारा 80 नंबर का एग्जाम होगा, 80 में से 40 तो ऑब्जेक्टिव है, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव रट लेंगे 300-400 ऑब्जेक्टिव, तो हम पास कर जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं सोचना है। ऑब्जेक्टिव जो है रट लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव अगर कुछ थोड़ा सा घुमा के दे दिया तो आप फिर फंस जाइएगा। लेकिन अगर आप थ्योरी किए हुए रहिएगा तो वो ऑब्जेक्टिव आप आसानी से करके आ जाइएगा। 40 में 40 100% करके आइएगा। ठीक है, किसी को देखने का जरूरत भी नहीं है, चीटिंग वीटिंग का कोई जरूरत नहीं है, ना रटने का जरूरत है। लेकिन इसके लिए आपको थ्योरी सेशन अच्छे से समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? तो पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? अपवर्तन। आभासी ऊंचाई जो है कम हो जाती है अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का, प्रकाश का अपवर्तन होता है। 4 का हो गया ख। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन होता है क्यों? प्रकाश रे ऑफ लाइट टर्न क्यों होती है, मुड़ती क्यों है? इसका कारण क्या है कि प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा 5 का क। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। अगर डेंसर मीडियम है, चाल उसका कम हो जाएगा, रेयरर मीडियम है तो चाल उसका ज्यादा हो जाएगा। सघन और विरल माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो देखिए, अगर ये सघन माध्यम है, ये जल क्या है? सघन माध्यम है।
तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा प्रकाश की किरण, तो ये अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा। तो ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। आप खुद देख लीजिए कौन बड़ा है, परावर्तन कोण बड़ा है और अपवर्तन कोण बड़ा है और आपतित कोण छोटा है। ठीक है, तो पूछा है आपसे कि दोनों कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, और कोई कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो अपवर्तन कोण बड़ा होता है जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका अपवर्तन कोण बड़ा होता है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ग। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म के, ठीक है, तो हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तक सतह से निकल जाती है, तब यह मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है ये बताना है आपको। तो आप एक प्रिज्म बनाएंगे, देखेंगे ये प्रिज्म का अपवर्तक सतह है, ये भी अपवर्तक सतह है। तो एक अपवर्तक सतह से इंटर करती है, प्रवेश करती है, यहाँ इसके पैरेलल आती है और इधर निकल जाती है। तो आप खुद बताइए कि किधर मुड़ी है। तो प्रकाश की अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है। ये आधार है तो आधार की ओर मुड़ती है। तो आंसर हो जाएगा प्रिज्म के आधार की ओर। 7 का हो जाएगा ख। ये आपको डायग्राम अच्छे से समझा चुके हैं। इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये इंसिडेंस रे है, ये इमरजेंस रे है, ये बेस है। ठीक है, तो ये सब चीज आप थ्योरी में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है 8वां। किसी बिंदु वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर कहाँ जाती है? जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो अपवर्तित होने के बाद जब अपवर्तित किरणें जहां मिलती है वो क्या है? प्रतिबिंब बिंदु होता है। आपको हम बताए थे दर्पण में भी, दर्पण में जब परावर्तित किरणें जहां मिलती है वहां प्रतिबिंब बिंदु होता है, वहां प्रतिबिंब बनता है। और लेंस में जहां अपवर्तित किरणें मिलती है वहां प्रतिबिंब बनता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रतिबिंब बिंदु। 8 का हो जाएगा घ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो लेंस बनाने के लिए हम एक पारदर्शी पदार्थ का यूज करते हैं। तो जो पारदर्शी पदार्थ नहीं होगा उसका यूज नहीं करेंगे। पहला है प्लास्टिक, दूसरा है पानी, तीसरा है मिट्टी, चौथा है कांच। तो मिट्टी पारदर्शी नहीं है, प्लास्टिक पारदर्शी प्लास्टिक हो सकता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ग, मिट्टी। मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते हम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, कौन बना सकता है? देखिए कांच की समतल पट्टी स्लैब, ठीक है, तो कांच की समतल पट्टी स्लैब इससे नहीं होगा। अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कनकेव लेंस यानी कि हमेशा क्या करता है वो? आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। फिर बोल रहा है उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ग। ये सब चीज आपको रे डायग्राम से पढ़ा चुके हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस कैसे बनाता है। तो ये आप लोग थ्योरी सेशन नहीं देखे हैं, पहले थ्योरी सेशन देख लीजिए, ये सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगला कहता है प्रकाश एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि अपवर्तन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तो साइन I अपॉन R क्या होगा? तो आपको हम बताए थे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, ठीक है, इस मीडियम का अगर n1 है और इस मीडियम का अगर अपवर्तनांक n2 है और ये एंगल I है और ये एंगल R है, तो स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू n12 और n12 इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो n2 अपॉन n1 जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा। ठीक है, तो यहाँ n2 अपॉन n1 और n1 अपॉन n2 का ध्यान रखिएगा आप। जो पहले लिखे हैं वो नीचे आएगा, जो बाद में लिखे हैं वो ऊपर आएगा। तो n2 अपॉन n1 के, तो घ हो जाएगा 11 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब से होकर गिरने का पथ नीचे 2.40 फिगर में दिखाया गया है। बोल रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए अगर एक ही माध्यम है, जैसे ये कांच का स्लैब है और ये इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है और सीधी निकल जा रही है, इसका मतलब मुड़ नहीं रही है। इसका मतलब क्या है?
मूर्ण रेडियस का मतलब है कि इसका जितना अपवर्तनांक है उतना ही इसका अपवर्तनांक है, मतलब प्रकाश की किरणों को ये माध्यम जो है समान दिख रहा है। ठीक है, जैसे वायु में प्रकाश की किरणें ऐसे सीधी निकलती है वायु में, इसका मतलब यहाँ जो अपवर्तनांक है वही यहाँ भी है, इसलिए सीधी निकलती है। बीच में कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा, माध्यम आ जाएगा तो मुड़ जाएगी प्रकाश की किरणें। यहाँ पे वही चीज है, यहाँ से यहाँ तक अगर सीधी है, यहाँ जो अपवर्तनांक है वही यहाँ भी है, तो जो कांच का है वही द्रव का होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1.5। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों पे मोटा होता है, कहाँ होता है आप खुद देख लीजिए, ये उत्तल लेंस है, किनारे पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा क। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये क्या कहता है, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब ज्ञात हो। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो है आपको हम बताए थे कि अगर सी पर रखा जाता है ऑब्जेक्ट तो सी पर ही इमेज बनता है। ये जो है यानी कि 2f1 फोकस दूरी से दोगुना डिस्टेंस पर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर जो रखा जाएगा, तो पहला कह रहा है लेंस तथा उसके फोकस के बीच, दूसरा फोकस पर, तीसरा फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा आंसर आपका 14 का ग। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये उत्तल लेंस है और फोकस और लेंस के बीच, मान चलिए यहाँ फोकस है तो फोकस और लेंस के बीच वस्तु रख दिया गया है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, यहाँ से रह जाएगा। ठीक है, फोकस पे इधर से निकलेगा, उसके बाद इसका प्रतिबिंब जो है सेम साइड ऑफ लेंस बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, सेम साइड ऑफ लेंस बनेगा लेकिन कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब सेम साइड ऑफ लेंस और बड़ा बनेगा। पूछ रहा है आपका उत्तल लेंस से जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, तो सेम साइड बनता है, बड़ा बनता है और आभासी बनता है। ये चीज आप रे डायग्राम से पढ़ा चुके हैं पहले, इसलिए अभी रे डायग्राम बना नहीं रहे हैं। आप लोग थ्योरी सेक्शन देखेंगे तो वहां आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, तो फोकस और लेंस के बीच है तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका क। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। ठीक है, और लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर पर रखे तो 30 सेंटीमीटर पर ही इमेज भी बनता है लेकिन वास्तविक बनता है, इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। तो क्या फोकस दूरी क्या है, इसका मतलब क्या है, सी का वैल्यू दे दिया है, आर का वैल्यू आपको 30 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा -30/2, r/2 होता है तो -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ का वैल्यू -15 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो एफ पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और आर भी प्लस में आएगा, उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस होता है तो आर निगेटिव और एफ भी निगेटिव होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 16 का ग, क्योंकि उत्तल लेंस में जो है सी और आर इधर होता है, ये एफ हो गया ये आर हो गया, तो दाई ओर होता है, दाई ओर पॉजिटिव लेते हैं और बाई ओर निगेटिव लेते हैं डिस्टेंस को, इसीलिए ऐसा हुआ, फोकस और आर का वैल्यू पॉजिटिव आया। अगला प्रश्न देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो आपको हम, ये क्वेश्चन कौन सा था, ये तो क्वेश्चन 16 था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वो भी लेंस कैसा है अवतल, तो इसका मतलब माइनस लेंगे तो -20 सेंटीमीटर है। पावर इक्वल टू क्या होता है 1 फोकस लेंथ इन मीटर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1/-20 और अपॉन 100। ठीक है, तो -20/100 क्या हो जाएगा 1/-1/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो -5 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, -5 डायोप्टर, यही इसका पावर है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा घ, -5 डायोप्टर। 17 का हो गया घ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये मतलब सीधा कहना चाह रहा है आपको कि एफ और आर के बीच है, फोकस तथा ये फोकस है और तथा फोकस के दूनी दूरी के बीच 2f के बीच है, यहाँ वस्तु रखा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
जब एफ और टू एफ के बीच ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनता है, टू एफ और इन्फिनिटी के बीच, बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा बड़ा होगा। 18 का हो जाएगा घ। ये सब चीज आपको हम रे डायग्राम से पढ़ा चुके हैं। इधर वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और एफ है, टू एफ है, तो एफ टू एफ और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बीच में, टू एफ और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ये तो क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 19। कहता है कि जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है और 20 सेंटीमीटर पर रखे हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ एक केस में बनता है, जब फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया हो। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर इतना दूर कहीं होगा। ठीक है, तो फोकस और इसके बीच में रखेंगे तभी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। फोकस या उससे पीछे कहीं रखेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अब पूछ रहा है कि उस तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इसका मतलब है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर से तो ज्यादा ही होगी, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर से अधिक। आंसर हो जाएगा ख। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ख। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, पावर इतना है, तो फोकस क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू +5 है, इक्वल टू 1/f होता है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5। और इसको सेंटीमीटर में अगर हम लेंगे तो 1 को 100 सेंटीमीटर रखेंगे और 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। फोकस हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। और +20 सेंटीमीटर अगर है तो इसका मतलब फोकस पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव फोकस किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 20 का, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 20 का आंसर हो जाएगा घ। ये सब चीज आपको हम बताए थे, प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है। यहाँ 1 मीटर लेंगे, उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ये सब थ्योरी में बताया जा चुका है। आप लोग थ्योरी सेक्शन देखिए और ऑब्जेक्टिव आपको आसान लगने लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण का भी फोकस दूरी +25 है और पतले लेंस की भी फोकस दूरी +25 है। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों उत्तल है, दोनों उत्तल, दर्पण उत्तल है परंतु लेंस अवतल, दोनों ही अवतल, दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल। तो आपको देखिए +25 है, इसका मतलब दर्पण तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, क्योंकि इसका फोकस इधर होता है, ये माइनस हो गया। और उत्तल दर्पण अगर होता तो इसका फोकस इधर होता। ठीक है, तो ये प्लस होता। पूछा क्या है, +25 है, तो उत्तल दर्पण, दर्पण क्या हो गया, उत्तल। लेंस देखिए, लेंस क्या हो जाएगा, उत्तल। ठीक है, तो लेंस भी उत्तल, तभी फोकस क्या होगा, प्लस में आएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, दोनों ही उत्तल है। 21 का आंसर क हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 22 नंबर। किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त होगा। तो शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ना है हमको, इसका मतलब हम क्या चाहते हैं कि छोटे अक्षर को बड़ा करना चाहते हैं, प्रतिबिंब हमको बड़ा चाहिए। तो प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है, जब कौन सा लेंस हो, उत्तल लेंस हो कि अवतल लेंस हो। आप जानते हैं कि अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। ठीक है, तो हमको वो नहीं चाहिए, अवतल लेंस नहीं चाहिए। अवतल लेंस वाला दोनों ऑप्शन कट हो गया, ख और ग। अब बचा क और घ। ठीक है, तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में भी कौन सा लेंस आप प्रीफर करेंगे, जिसका पावर कम हो कि ज्यादा हो। ज्यादा पावर होगा तो ज्यादा बड़ा देख पाएंगे हम। ठीक है, इसीलिए जो है फोकस कम होगा तो पावर ज्यादा होगा, क्योंकि फोकस और पावर इनवर्सली रिलेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, क्योंकि 50 सेंटीमीटर होगा तो उसका पावर कम हो जाएगा, 2 डायोप्टर होगा। और इसका 5 सेंटीमीटर होगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 20 डायोप्टर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 22 का घ। पावर ज्यादा चाहिए और उत्तल लेंस चाहिए, ताकि ऑब्जेक्ट का जो साइज है और ज्यादा इमेज का साइज और ज्यादा बने। ठीक है, और सीधा बनेगा। अगला कह रहा है, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण और पतले लेंस, लेंस का अगर माइनस है इसका मतलब लेंस क्या है, अवतल लेंस है। और अगर गोलीय दर्पण का माइनस है इसका मतलब गोलीय दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही क्या है, अवतल है। ठीक है, तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। आंसर हो जाएगा आपका 23 का क। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव सेशन खत्म हुआ प्रकाश का अपवर्तन का।
आप लोग अगर थ्योरी सेक्शन नहीं देखे हैं तो थ्योरी सेक्शन कीजिए। ये सब चीज अपने आप बना सकते हैं खुद से थ्योरी सेक्शन देख के। और निरंतर आप हमारा चैनल देखते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाइए। इससे क्या होगा कि आपको अगले आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। अभी प्रकाश का अपवर्तन किए, फिर कल मानव नेत्र करेंगे, फिर अगले लेक्चर में आपको और भी फिजिक्स के ऊर्जा के स्रोत और भी अलग अलग चैप्टर के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपको थ्योरी वाला पार्ट ये सब आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी लाभान्वित होइए और अपने दोस्तों को भी लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद।